नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JVVNL टेक्निकल जो हेल्पर का आपका एग्ज़ाम होता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे जो आपका 28 अगस्त 2018 को जो आपका शिफ्ट नंबर सेकंड में एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट नंबर सेकंड की इस वीडियो में बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से और 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन कर लिया था। अब दूसरे पार्ट में हम लोग 50 से और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि अभी तक आपने हमारे पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए और आप इससे पहले वो पहले पार्ट का वीडियो देखिए, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए, ठीक है। उसके बाद में आप सेकेंड वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है, थोड़ा स्पीड बना करके चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और हमको ओनली फॉर 30 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो देखिए, कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। ध्रुवीकृत कैपेसिटर किस में कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव उपलब्ध होता है उसे ध्रुवीकृत कैपेसिटर कहते हैं। और एकमात्र ऐसा कैपेसिटर जिसमें ध्रुवीकृत होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। टेंटेलम इलेक्ट्रॉनिक जो कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, वो कैसा होता है? एक ध्रुवीकृत कैपेसिटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। तो 52 में आपको दिया गया है 1 मेगाहर्ट्ज पर XC बराबर 100 ओम के लिए कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। आपने सूत्र तो पढ़ा ही होगा कि XC बराबर क्या होता है? 1/2 पाई FC। XC बराबर 1/2 पाई FC। यहाँ पर XC का मान आपको दिया गया है कितना? 100 ओम। C का मान पूछ रहा है, तो आप लोगों का जो सूत्र बनेगा इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी को लिखेंगे C बराबर 1/2 पाई FXC, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान धरेंगे 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 50 हर्ज, ठीक है। सॉरी 50 हर्ज नहीं है, ये कितना है? फिर सर्कुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1 मेगा हर्ज। तो 1 गुणा 10 की घात, मेगा का मतलब क्या होता है? 6, ठीक है, इंटू XC का मान कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो आपके सामने जो इसका राइट आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1.6 फैरड आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा सिग्नल डायोड है? सिग्नल डायोड की बात की गई है, तो जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 0A79 जो होगा आपका, ये जो डायोड होता है ये कौन सा डायोड होता है? तो ये सिग्नल डायोड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। और क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है कि किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता। ऐसा डायोड जो रिवर्स बायस में काम करे और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर काम करे उसे क्या कहा जाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि हाफ वेव रेक्टिफायर AC इनपुट 12 वोल्ट RMS है तो DC का जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ से बताना था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को आप लोग किस प्रकार सोल्व करेंगे? आपको RMS वैल्यू दी गई है कितनी? 12 RMS। और आपका जो वोल्टेज ज्ञात करना है आपको DC का आउटपुट वोल्टेज। तो DC का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज क्या होता है DC का? तो DC के लिए आपको सदैव याद रखना होगा 0.318 वोल्ट, ठीक है। ये एक वैल्यू है, ये आपको याद रखनी होगी। जैसे ही आप लोग VP, ठीक है, जैसे ही आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आप लोग इस VP को करोगे, देखिए जैसे ही आप लोग इस VP को, अब आपको क्या करना है? इस VP को करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ से VP का VDC आया, VDC बराबर क्या हो गया? 0.318 VRMS बटे
.707, ठीक है, .707 ये आ गया, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे ना, इस चीज़ को आप लोग जैसे ही सोल्व करोगे तो आपके पास VDC का मान आ जाएगा। RMS की जगह आपको RMS वोल्टेज रखनी है जो आपको दी गई है 12 वोल्टेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 5.4 एम्पियर, ठीक है। 5.4 जो वोल्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। तो PCB की साइड पर जिस घटक लगे होते हैं, PCB की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जिस पर घटक लगे हुए होंगे उसे क्या कहा जाएगा, उसे घटक साइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, फ्लक्स घनत्व की इकाई आपको बतानी है। तो फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हेनरी जो ये आपकी यूनिट होगी वो हेनरी किसकी होगी, तो इंडक्टर की हेनरी होगी, फेरड किसकी होगी, कैपेसिटर की फेरड होगी, टेस्ला भी किसकी होगी, फ्लक्स घनत्व की इकाई होगी। तो टेस्ला भी और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दोनों ही किसकी इकाई होती है, फ्लक्स घनत्व की। एक और इकाई होती है, क्या होती है, गोस, ठीक है। एक और इकाई होती है गोस। गोस क्या होता है, ये टेस्ला की छोटी इकाई होती है, ठीक है, CGS में, ठीक है, CGS में इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों, ठीक है, ए और सी दोनों। ये देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 दिखाया गया है। ये KVL का उपयोग करते हुए V1 और V2 का मान आपको ज्ञात करना है। इस आपको जो चित्र आपको दिखाया गया है, इस चित्र में आपको KVL का यूज करना है और V1 V2 आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो V1 ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है। तो KVL का जो वोल्टेज नियम होता है वो क्या कहता है, देखिए आपको जो KVL का वोल्टेज नियम होता है वो क्या कहता है, KVL का वोल्टेज नियम कहता है कि VT टर्मिनल पर वोल्टेज बराबर क्या होगा, V1 का वोल्टेज प्लस V2 का वोल्टेज, यही तो होगा। जाने वाला वोल्टेज प्लस आने वाला वोल्टेज दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए V का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 20 दे रखा है, ठीक है। VT का मान 20 दे रखा है, बराबर V1 का मान आपको निकालना है और आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ पर I का मान दे रखा है, आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो I का मान नहीं दे रखा है, लेकिन श्रेणी क्रम में I समान होता है। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर I मान लिया। R का मान आपको दिया गया कितना, 2, तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2I, ठीक है, गुणा 2I प्लस में यहाँ पर कितना हो गया, V2 का मान कितना हो गया, वही I आ गया 3I, वही कितना आ गया 3I आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 बराबर 2I प्लस 3I बराबर 5I, और I बराबर क्या हो गया, 20/5, 5 चौके 20, 4 एम्पियर आ गया। किसका, ये आ गया I का मान 4 एम्पियर आ गया। I का मान कितना आ गया भाई, 4 एम्पियर आ गया। I का मान 4 एम्पियर आ गया। तो V1 का मान निकालना है, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। I का मान 4 एम्पियर है, R का मान 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से V1 का, इसी प्रकार से V2 का ज्ञात करेंगे। तो I का 4 है, V का मान 3 है, 4 दिए 12 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव के 8 ही होगा V1 का मान, जबकि V2 का मान जो है ना वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेगेटिव में ही वैल्यू ली जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 8 वोल्ट और -12 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके दिखा गया 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बोला गया है कि IEEE या फिर ANSI प्रणाली में फ्यूज के लिए कौन सा संकेत होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिया गया है ये किसका होता है, ये जो आपका होता है ये फ्यूज का होता है, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, ये आपके लिए फ्यूज का होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाया गया है वो 2 वे स्विच के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। ये रियो स्टेट होता है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया गया है कि विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, व्यक्ति को नुकसान उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि अपना जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा झटका भी उतना ही कम लगेगा, तो व्यक्ति का नुकसान क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। DC शंट मोटर का उपयोग आम तौर पर कहाँ किया जाता है, DC शंट मोटर का। और शंट मोटर कैसी होती है, एक वेरी फिक्स स्पीड होती है, ठीक है। कैसी होती है,
फिक्स स्पीड की मोटर होती है, नियत गति की मोटर होती है। और नियत गति डीसी श्रेणी मोटर का क्रेन में करेंगे। विद्युत ट्रैक्शन कार्य, ठीक है, एलिवेटर, खराद मशीन और वायु संपीड़क। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसका, जो संट मोटर का आमतौर पर प्रयोग होता है खराद मशीन, क्योंकि खराद मशीन जो होती है ना वो नियत गति की मशीन होती है। खराद मशीन कैसी होती है, नियत गति की मशीन आपकी यहाँ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि परीक्षण करना है। छोटी वाइंडिंग की आपको जांच करनी है तो उसके लिए आप लोग ड्रॉप टेस्ट का यूज़ करोगे, ठीक है। किसका टेस्ट का यूज़ करोगे, ड्रॉप टेस्ट का। छोटी मशीन की जांच के लिए ड्रॉप टेस्ट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेटेड सेंटर की कंपन से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। चुंबकीय बल के द्वारा लेमिनेटेड जो सेंट के कंपन से शोर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हमिंग की ध्वनि कहते हैं या फिर हम शोर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे और 64 में आपसे पूछा गया है कि एक फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है। जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है उसका प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के रूप में यूज लिया जाता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के रूप में यूज लिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। एक प्रेरण मोटर का सॉफ्ट किसका बना होता है। एक प्रेरण मोटर है उसका जो सॉफ्ट होता है वो कार्बन इस्पात का बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। किसी 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में स्लिप का मान 6 है तो रोटर विद्युत आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए आपसे पूछा गया स्लिप का मान आपको 6 दिया गया है तो रोटर की विद्युत आवृत्ति क्या होगी, तो एफ आर बराबर क्या होगा, एस इंटू एफ एस। ये रोटर की विद्युत आवृत्ति का सूत्र है। यहाँ पर आपको एफ एस चाहिए तो एफ एस आप सबसे पहले यहाँ से एफ एस आपको निकालना पड़ेगा। तो एफ एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एन एस बराबर देखिए एफ एस आपको देखिए ये यहाँ क्या सूत्र क्या था, एफ आर बराबर एस इंटू एफ एस, ठीक है। तो एस स्लिप का मान कितना है 6%, तो 6/100, ठीक है, गुणा में एफ फ्रिक्वेंसी का मान कितना है 50 हर्ट्ज, 100 एकम 100 100 दूनी, तो ये कितना आ गया 3। एफ आर का मान कितना आ गया 3 हर्ट्ज आ गया। एफ आर का मान कितना आ गया भाई 3 हर्ट्ज एफ आर का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 67, कार्बन आर्क लैंप का आमतौर पर उपयोग। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग, कार्बन आर्क लैंप जो होते हैं ना वो कहाँ यूज लिए जाते हैं, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में भाई टंगस्टन के लैंप यूज लिए जाते हैं, ठीक है। सड़क प्रकाश व्यवस्था में सोडियम वेपर लैंप लिए जाते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन आर्क लैंपों का आमतौर पर उपयोग जो किया जाएगा वो सिनेमा आर्क लैंपों में किया जाएगा, ठीक है। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में भी इनका ही किया जाता है, ठीक है, कि इनका सोडियम वेपर लैंप का या मरकरी वास्प लैंप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों में स्थापित उपकरण कौन सा होता है। धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है उससे क्या होगा, जो वातावरण में जो प्रदूषण है वो क्या होगा, वो प्रदूषण बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाएगा जिसमें हानिकारक गैसें होती हैं। क्योंकि धुएं से क्या बनता है, वाष्प से आप लोग स्टीम से यदि आप लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं तो धुआं निकलता है और उस धुआं में क्या होते हैं, हानिकारक गैसें होती हैं। तो इन हानिकारक गैसों से वातावरण को बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपेटर का यूज लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपेटर का यूज लिया जाता है किससे, वातावरण के प्रदूषण को हटाने के लिए वातावरण में से। क्वेश्चन नंबर 69, आम तौर पर विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस आपसे पूछी गई है तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरी जाती, हाइड्रोजन गुब्बारे वगैरह में भरी जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन से बम बनाए जाते हैं और हीलियम से आप लोगों को गुब्बारे वगैरह में भरी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एक्रिय गैस से बोलते हैं, ठीक है। कौन सी गैस बोलते हैं, एक्रिय गैस से भरी जाती है आमतौर पर विद्युत बल्ब के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्टेज फ्यूज में फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का उपयोग कब किया जाएगा, तो 132 केवी के लिए ही किया जाएगा, ठीक है। हाई वोल्टेज है तो 132 वोल्टेज के लिए ही क्या होगा, किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 71 और 71 में आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लग्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का आप लोग उपयोग करोगे।
ठीक है। एल्युमिनियम का चालक है, उस चालक तार के ऊपर आप लोगों को लग्स लगाने हैं। ठीक है, तो लग्स लगाने के लिए कौन से टूल का यूज़ करोगे, तो ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, क्रिम्पिंग टूल का आप लोग यूज करोगे। ठीक है, जैसे ये कोई आपका चालक तार है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार का एक लग्स लगा दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार सा एक लग्स लगा दी जाती है। इसके लिए किसका यूज़ करोगे आप लोग, क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, क्रिम्पिंग टूल का आप लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के तार का भू प्रतिरोध कितना होता है। हमेशा याद रखनी है, अर्थिंग जो रेजिस्टेंस है ना, वो लगभग कंडक्टर के लिए 1 ओम से कम ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1 ओम आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। और 73 में आपको दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 73 में आपको दिया गया है, कोबाल्ट एक खालिस्तान प्रकार का उदाहरण है। कोबाल्ट एक कैसा उदाहरण है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो फेरा होता है, एक होता है आपका पैरा, और एक होता है डाया। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। फेरामैग्नेटिक में क्या आ गया, फेरामैग्नेटिक में आपका आ गया कोबाल्ट। ठीक है, तो फेरामैग्नेटिक में क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फेरामैग्नेटिक। ठीक है, फेरामैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो सबसे अधिक चुंबकित होते हैं, इसके बाद में ये कम होते हैं, और इसके बाद में ये अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, श्रेणी क्रम में 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के 2 संधारित्र का कुल कैपेसिटेंस आपको बताना है। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 9 और 18 के। तो देखिए कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा वो किसके समांतर होगा, रजिस्टर के पैरेलल क्रम संयोजन के समान होगा। ठीक है, तो इसी को मान करके आधार आपको याद करना है, क्या याद करना है कि श्रेणी क्रम में 2 कैपेसिटर आपको दिए गए हैं, 9 ओम और 18, 9 का और 18 का। तो आप लोग कैसे करोगे, समांतर का सूत्र लगा देना रजिस्टर का। रजिस्टर में 2 वैल्यू के लिए क्या करते हैं, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ऐसा ही करते हैं। तो आपको भी सेम यहाँ वही प्रोसेस लगानी है। तो 9 इंटू 18 बटे 9 प्लस 18, तो 9 इंटू 72, 9 6 की, देखिए 9 का 2 आ गया, हासिल पाई 7 आ गई, और 9 एकम 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 162, और 9 27। ठीक है, अब देखिए 27 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितने बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 75 की। तो 75 में आपको दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 75, SCR का विस्तार आपको बताना है। SCR का विस्तार आपको बताना है। तो SCR का विस्तार क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, SCR का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और एक आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी SCS, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच होता है उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं ऊर्जा के प्रवाह की दर को। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 77 में आपसे बताया गया है कि 50 चक्र प्रति सेकंड उत्पन्न करने के लिए 6 ध्रुव अल्टरनेटर किस गति पर चलाया जाएगा। तो आपको सूत्र पता है, NS बराबर F इंटू 120 बटे P। फ्रिक्वेंसी का मान 50 है, इंटू 120 बटे P का मान कितना है, 6 है। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ 20 बच गया। 20 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। 78 में आपको बताया गया है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रूप से भी जुड़ती है और वैद्युतिक रूप से भी जुड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, A एंड B दोनों रूप से जोड़ी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया आपसे, देखिए आपसे पूछा गया है कि रियोस्टेट का प्रतीक आपको बताना है। रियोस्टेट मतलब प्रतिरोधक, किसका बताना है, प्रतिरोधक का प्रतीक आपको बताना है। तो ये आपको दिया गया है ना, जो रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल प्रतिरोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्या हो गया, प्रतिरोधक। ये सिंगल वे स्विच का आपको दिखाया गया है, नीचे आपको दिखाया गया लैंप का आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, दिए गए सर्किट में KVL का उपयोग करके
आर का मान ज्ञात कीजिए। पहले केवीएल का उपयोग करके वोल्टेज ज्ञात करवा रहा था, अब आपसे आर का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, चलिए तो केवीएल का उपयोग करके आर का मान ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस अपनानी है। वोल्टेज यहाँ कितना हो गया भाई, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया, 50 वोल्टेज हो गया। देखिए यहाँ वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ वोल्टेज की जो वैल्यू हो गई ना, ये 50 हो गई आपकी। ठीक है, तो ये 50 हो गई, तो आपको करना क्या है, अब देखिए ये 50 हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपको लिखना है 50, क्योंकि वही वोल्टेज को समान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले में वोल्टेज कितनी आएगी, तो इसमें वोल्टेज आ गई, जैसे आई का मान दिया गया है, आई का मान 2 एम्पीयर, श्रेणी क्रम में धारा क्या जाएगी, समान जाएगी। तो देखिए मैं सीधा यहाँ पर लिखूँगा आपके लिए, डायरेक्ट आपको लिए लिखूँगा, देखिए चलिए तो वोल्टेज बराबर करेंगे, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, वोल्टेज बराबर होती है 50 बराबर 5 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसमें आ गई वोल्टेज, प्लस यहाँ कितना आ गया, 3 ओम है, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया, फिर प्लस यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना आ गया 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना है आर, ठीक है, प्लस में आर को गुणा करेंगे 2 से, तो ये क्या हो गया 2R आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू आर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, 50 बराबर 10 6 और 14 कितना हो गया 20, 20 सर 10 30, 30 सर 8 38। ठीक है, तो ये कितना हो गया 38 प्लस 2R, 38 प्लस कितना हो गया 2R, 38 को इधर लेके आएंगे तो इधर बच जाएगा 12। ठीक है, इधर बच जाएगा कितना 12, 12 बराबर क्या हो गया 2R हो गया, और R बराबर क्या हो गया 12/2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 6 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 81 की, और क्वेश्चन नंबर 81 में आपको दिया गया है किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रीदर में रासायनिक रूप में ऑक्सीजन नहीं किया जाता है, हाइड्रोजन नहीं किया जाता है, सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, ब्रीदर के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया है कि बूस्टर मुख्य तौर पर होते हैं, बूस्टर अभी मैंने बताया था, बूस्टर क्या करते हैं, जो वोल्टेज है उसको बढ़ाने का काम करते हैं बूस्टर्स। तो इसी का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रांसफॉर्मर हैं जो बूस्टर के तौर पर ही काम करते हैं। तो बूस्टर मुख्य तौर पर ट्रांसफॉर्मर के जैसे होते हैं। ठीक है, 83 की बात करेंगे, ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग किस वोल्टेज तक किया जाता है। तो देखिए ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसको सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का जो प्रयोग होता है वो कितने 22 kV तक के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 22 kV। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को फीड क्यों किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर पावर को क्यों फीड करता है। तो फीडर है जो पावर को फीड क्यों करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके बाद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 85, किसी विद्युत सर्किट की सततता, किसी विद्युत सर्किट की कंटिन्यूटी सामान्य तौर पर किसके द्वारा जाती है, तो ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओम मीटर के द्वारा इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट जा जाता है, एम मीटर के द्वारा धारा मापी जाती है, मैगर के द्वारा प्रतिरोध इंसुलेशन रजिस्टर मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर ठीक है इसके द्वारा भी वोल्टेज वगैरह मापी जाती है। ठीक है, चलिए 86 की बात करेंगे, स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है, स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है, तो अल्टरनेटर खालिस्तान में परिवर्तित करता है स्टीम टरबाइन। ठीक है, स्टीम टरबाइन क्या करता है, स्टीम टरबाइन में क्या होता है, जो आपकी टरबाइन होती है, जो इस प्रकार से आपकी जो टरबाइन होती है, इस टरबाइन को किससे घुमाया जाता है, इस टरबाइन को स्टीम से घुमाया जाता है, तीव्र प्रेशर से क्या किया जाता है, स्टीम। ठीक है, तीव्र प्रेशर से स्टीम डाली जाती है, इसके ऊपर वाष्प डाली जाती है। ठीक है, स्टीम को क्या बोलते हैं, वाष्प, इसके ऊपर वाष्प डाल जाती है, जिससे ये टरबाइन क्या होती है, जिससे ये टरबाइन रोटेट करती है, जिससे ये टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है। तो अब आपसे यही पूछा गया, रोटेट करेगी तो ईएमएफ जनरेट होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करती है, स्टीम जो है ना, स्टीम के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, सैटेलाइटों के लिए उपयोग किया जाता है, तो सैटेलाइटों के लिए किसका
किसका यूज़ करते हैं, सोलर सेल का यूज करते हैं सैटेलाइटों के लिए। ठीक है, चलिए 88 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा गया है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, डेल्टा में वोल्टेज बराबर होती है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, जबकि स्टार में आपकी करंट बराबर होती है लाइन वोल्टेज बराबर फेज करंट। ठीक है, तो डेल्टा में वोल्टेज बराबर होती है, स्टार में करंट बराबर होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा में लाइन वोल्टेज जो होगी वो किसके बराबर होगी, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे कि किसी ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो ड्राई सेल का जो आपका ईएमएफ होगा वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। और दो किसका होता है, तो लोड रहित, लोड के साथ किसका, लेड एसिड सेल का, लोड के साथ लेड एसिड सेल का होता है लोड के साथ। और लोड के बिना कितना होता है, तो लोड के बिना कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। परमियंस के एनालॉग्स होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग इसमें एक बार क्या होगा, कई लोग इसमें धोखा खा जाते हैं इस प्रकार के सवालों में। तो परमियंस जो है ना, परमियंस खालिस्तान के एनालॉग्स होता है। एनालॉग्स का मतलब क्या होता है, समान। और यदि आप लोग यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप लोग ये सोचोगे कि ये इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, ठीक है, विलोम पूछ रहा है, लेकिन ये विलोम नहीं है। एनालॉग्स का मतलब होता है समान। ठीक है, जैसे परमियंस होता है किसमें, परमियंस किसमें होता है, चुंबकीय परिपथों में। चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, परमियंस होता है। वैसे ही कंडक्टेंस किसमें होता है, तो कंडक्टेंस होता है विद्युत परिपथ में। ठीक है, विद्युत परिपथ में कंडक्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 91 की। 91 में आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपको निश्चित करना है तो राइट हैंड रूल का आप लोग प्रयोग करोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपको 92 में दिया गया है लैप वाइंडिंग में समानांतर पाथ की संख्या कितनी होती है। लैप वाइंडिंग में मैंने आपको कल भी बताया था, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में एल बराबर क्या होता है, एल बराबर पी, एल बराबर, लैप वाइंडिंग में देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, पी होता है, जबकि जो आपका वेव वाइंडिंग होता है, वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, और 93 में आपको पूछा गया है कि निम्न में से क्या डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है। डीसी शंट जनरेटर अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्थिर ईएमएफ के लिए। स्थिर ईएमएफ की आवश्यकता किसमें पड़ती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्थिर ईएमएफ की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। और डीसी सीरीज का बूस्टर के लिए, ट्रैक्शन कार्यों के लिए भी, घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 94 में आपको दिया गया है बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है। जो बैक ईएमएफ है वो किसका विरोध करेगा, तो बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है, लागू ईएमएफ का। ठीक है, जनरेट होने वाले ईएमएफ का कौन विरोध करेगा, बैक ईएमएफ विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको दिया गया है उच्च आवृत्तियों पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर का प्रयोग किया जाता है। मैंने कल के वीडियो में आपको स्पष्ट तौर पे बताया था कि जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें वायु कोर का यूज़ लिया जाता है। किसमें, हाई फ्रिक्वेंसी। कल मैंने बताया था आयरन कोर का प्रयोग किसमें लिया जाएगा, आयरन कोर का प्रयोग लो फ्रिक्वेंसी में लिया जाएगा। मिडिल फ्रिक्वेंसी की यदि आप लोग बात करते हैं तो किसका लिया जाएगा, मिडिल फ्रिक्वेंसी के लिए आप लोगों का फेरेट कोर का यूज़ लिया जाएगा, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए वायु कोर का प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96, और 96 में आपसे पूछा गया है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, नाम से पता चल रहा है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग में क्या होगा, उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या करता है, मैक्सिमम टॉर्क लेता है। जो स्टार्टिंग के समय टॉर्क की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, जबकि दक्षता स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर खालिस्तान का प्रयोग करते हैं।
भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद्युत का, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के आधार पर होता है L1, L2, L3 और N। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना सेकेंडरी में, ये हमेशा किसके ऊपर किया जाएगा, भारत में आरसीसी पोल के ऊपर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर कहाँ मिलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है जल विद्युत संयंत्र आमतौर पर कहाँ होंगे, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, दलदली इलाकों में, घास के मैदानों में, निचले इलाकों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहाड़ी इलाकों में जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्यतः आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है और जल को स्टोर करने की ऊंचाई के ऊपर उसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, और 99 में आपको दिया गया है एक सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर कब संचालित होता है। जब पावर की आपूर्ति की जानी होती है, नहीं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, कब कार्य करेगा, जब लाइन का परीक्षण करना होता है, बिल्कुल नहीं। जब स्विच को ऑन करना होता है, नहीं। जब भी लाइन में त्रुटि उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी कभी लाइन में छोटी मोटी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो जो सर्किट ब्रेकर है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। चलिए आज के और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, डीसी मशीनों में गति को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। एमिमोमीटर के द्वारा दाब को मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को, वाट मीटर के द्वारा पावर को, टैकोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, मशीनों में गति को मापा जाता है। एमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग इतनी बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट नंबर क्या था, ये हमारा पार्ट नंबर 2 था 28 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले का वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। ठीक है, और जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का है उसके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है ये सीरीज़। तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल रेगुलरली देखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस का मैं आंसर, जैसे आपको आंसर बता देता हूँ, जो भी न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैं जो मेथड बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग निकालिए, और निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा है, और ये वीडियो अच्छा है। कारण जो ये सीरीज़ है ये आपने चला रखी है, ये रेगुलरली चलाइए। ठीक है, ये रेगुलर होनी चाहिए, इससे नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।